ज़ीरो से 25 करोड़ तक आपने इस बिज़नेस को सिर्फ़ 18 महीने में ग्रो किया है। तो ये जर्नी थोड़ा बताइए। लेकिन इसके पीछे 20 साल का एक नेटवर्क है, 20 साल का एक नॉलेज है। तो वो 20 साल की मेहनत का रिजल्ट ही है 18 मंथ्स में दिखा ये कब। आप मार्केटिंग को किस नज़रिए से देखते हो? मार्केटिंग और ब्रांडिंग को, और बिज़नेस का कितना % हिस्सा तो मार्केटिंग में होना ही चाहिए? और मार्केटिंग का मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट बेचनी नहीं है। मैं पहले ये समझने का ट्राई करता हूँ कि कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, और हम उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट डिजाइन करें तो वो बिकता है। तो मार्केटिंग का थोड़ा वे डिफरेंट है, इसीलिए ग्रोथ फास्ट है। टीम कैप की क्या यूएसपी है? डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों टीम कैप को ही चूज़ करें? आज समझो कि डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी इंडिया में हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वॉर में लगे हुए हैं। किसी को कैटलॉग, प्रोडक्ट की क्वालिटी ये समझने में इंटरेस्ट है नहीं, या तो उनके पास टाइम नहीं है। तो हमारी यूएसपी क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स को नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी यूएसपी हमारी ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम ये चैलेंज के साथ बताते हैं कि भाई लॉस हो तो हम बेयर करेंगे। अगर आप टीम कैप का काम स्टार्ट करते हो, उसमें कोई भी आपको लॉस हो तो हम बेयर करेंगे, प्रॉफिट हो तो आप। टीम कैप का फाइनल गोल क्या है? अभी नेक्स्ट 3 इयर्स एक अलग ही लेवल तक ले जाना है, 100 करोड़ रेवेन्यू पहुंचना है, और 3 साल के बाद हमें आईपीओ का प्लान करना है। आपने अपनी कंपनी के ब्रांडिंग के लिए गुलशन ग्रोवर को ही क्यों चुना? गुलशन ग्रोवर चूज करने का मेन रीजन ये था कि हमारे जो भी यूजर है, कस्टमर्स है, वो 30+ ईयर्स के हैं। अब कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के सामने कैसे स्टैंड करते हो? क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो? क्योंकि आज कोई भी मार्केटिंग का आदमी होगा, नॉर्मली दूसरी कंपनी होगी तो वो क्या बोलेगा, सर हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है। कोई अपनी प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोलेगा। तो हम ये नहीं बोलते हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है, हम दिखाते हैं प्रूफ के साथ। आपको लगता है आपने इस पूरे पॉडकास्ट में आप अपनी पूरी जर्नी बता दी, प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं सब बता दिया, तो आपके इस स्ट्रेटेजी को भी कॉपी कर सकते हैं? मैं तो अभी भी बता सकता हूँ, अगर कोई मेरे से मांगे कस्टमर कि भाई मेरे वेंडर्स क्या है, तो मैं उनका नंबर भी उनको दे सकता हूँ, मेरे कस्टमर का नंबर भी मेरे कंप्यूटर को मैं दे सकता हूँ। मार्केट पूरा ओपन है, जिसको करना है उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो कर लेगा। जिसको नहीं करना है आप सब कुछ दे दो, वो नहीं करता है। लॉस खाने की अगर आप में वो जिगर नहीं है या हिम्मत नहीं है, तो आप बड़ा बिजनेस कभी क्रिएट नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, आज है हमारे साथ इस स्टूडियो में एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जो इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री को एक अलग डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, मिस्टर नीरज ठक्कर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टीम कैप इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड। टीम कैप एक यंग और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन ब्रांड है जो शॉपकीपर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्वालिटी के साथ साथ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करता है। और रिसेंटली टीम कैप को मिला है इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रिकल ब्रांड अवार्ड, जो उन्हें बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया के हाथों दिया गया है। तो चलिए आज इनकी जर्नी के बारे में सुनते हैं और जानते हैं कि उन्होंने कैसे टीम कैप को एक राइजिंग स्टार बनाया इस इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। मेरे साथ है आज कच्छ से नीरज ठक्कर, टीम कैप के ऑनर। कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, ये मेरा सवाल है कि टीम कैप शुरू कैसे हुआ? आपने शुरुआत कैसे की इस कंपनी को बनाने की? जैसे मैं कैपेसिटर तो कर ही रहा था, अब अचानक से क्या हुआ कि एक होता है ना कि एक डायलॉग है सिंघम का कि कुछ भी करो ईगो हर्ट मत करो। तो जब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, ईगो मीन्स समझ लो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, हर्ट करता है तो आपको लगता है कि रिप्लाई दिया जाए। तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी हुई एक साथ कि ये जो लाइटिंग मैंने स्टार्ट किया टीम के इलेक्ट्रिकल्स, वो एक समझ लीजिए कि सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसका एक रिप्लाई देने के लिए ये कंपनी चालू करने का सोचा, और विद इन 3 मंथ्स मैंने पूरा प्लान करके कंपनी स्टार्ट किया। ओके, मैंने सुना है कि 0 करोड़ से, मतलब 0 से 25 करोड़ तक आपने इस बिजनेस को सिर्फ 18 महीने में ग्रो किया है, तो ये जर्नी थोड़ा बताइए। एक्चुअली देखने के लिए 18 महीने है, 18 मंथ्स आपको लगता है कंपनी चालू हुई उससे आज तक की डेट, ठीक है। लेकिन इसके पीछे 20 साल का एक नेटवर्क है, 20 साल का एक नॉलेज है। जो 20 ईयर्स मैंने कैपेसिटर में लगाए थे, सेम फील्ड था, तो एक नेटवर्क बना हुआ था, एक रिलेशंस बने हुए थे, नॉलेज भी गेन किया था डे बाय डे। तो वो 20 साल की मेहनत का रिजल्ट ही है 18 मंथ्स में दिखा ये कंपनी में। आप मार्केटिंग को किस नज़रिए से देखते हो? मार्केटिंग और ब्रांडिंग को, और बिजनेस का कितना % हिस्सा तो मार्केटिंग में होना ही चाहिए? एक्चुअली बिजनेस का मीनिंग ही मार्केटिंग है। ओके। क्योंकि अगर आपकी प्रोडक्ट चाहे कितनी भी मार्केट फिट हो, कितनी भी क्वालिटी अच्छी हो, कितनी भी बेस्ट प्रोडक्ट हो, लेकिन आपका मार्केटिंग अगर वीक है तो आपका प्रोडक्ट चल नहीं पाएगा मार्केट में। और आज के हिसाब से क्या है कि मार्केटिंग एक, जितने भी लोग यानी समझ लो कि एक ऑन पेपर प्लान होता है मार्केटिंग का, वो ऑन पेपर प्लान से चलते हैं। लेकिन मेरा मार्केटिंग करने का
जो एक वे है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं साइकोलॉजी से मार्केटिंग करता हूँ। मार्केटिंग का मतलब ये है कि हमारी प्रोडक्ट बेचनी नहीं है। मैं पहले ये समझने का ट्राई करता हूँ कि कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है, कस्टमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, और हम उसके हिसाब से अगर प्रोडक्ट डिज़ाइन करें तो वो बिकता है। तो मार्केटिंग का थोड़ा वे डिफरेंट है, इसीलिए ग्रोथ फास्ट है। ओके, और आपके पास कोई ऐसा किस्सा है और या फिर ऐसा कोई आइडिया है जो आपने रखा हो मार्केट में मार्केटिंग के लिए और वो धूम मचा गया हो? एक्चुअली मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, क्योंकि आज भी मेरा स्टडी रीडिंग सब चालू रहता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं से नया आइडिया कुछ मिलता है। अभी जैसे अभी का एक किस्सा बताऊँ, अभी नया जो टीम के इलेक्ट्रिकल स्टार्ट किया उसी का किस्सा है, ये अभी 3 महीने पहले का। कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्सपो होते हैं, तो एक इलेक्ट्रिकल एक्सपो था। हमें कुछ प्लान नहीं था कि वहाँ पे कोई पार्टिसिपेट करना है। वो हमारे पास रात को 8 बजे आए मिलने, और बिफोर आई थिंक 1 वीक, एक्सपो के 1 वीक पहले आए, बोले कि भाई आप हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करो। अब मैंने देखा कि 120 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया, उसमें छोटी कंपनीज भी है, बड़ी भी है। तो अगर मैं वहाँ पे पार्टिसिपेट करता हूँ तो मेरा कोई यूएसपी नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार स्पॉन्सर ऑलरेडी फाइनल हो गए हैं, को स्पॉन्सर फाइनल है, तो भाई मैं अगर पार्टिसिपेट करूंगा तो मुझे कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। अब उन्होंने बहुत फोर्स किया, हमने 3 to 4 आवर्स डिस्कस किया, तब एक अचानक आइडिया आया कि हम लोग वोटर स्पॉन्सर करते, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। जैसे एक्सपो में विजिटर्स आते हैं तो उनको पानी, फूड, ये सब कैंटीन से बहुत महंगा मिलता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि वोटर स्पॉन्सर हम टीम के बने, और हमने पानी की बोतल्स जो थी विद इन अ वीक हमारी ब्रांडिंग से बनवाई, और जितने भी विजिटर्स आते थे सबको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पानी की बोतल्स वहाँ पे देते थे। तो हमने लगभग 60,000 वाटर बोतल्स ली। उसके साथ हमने पार्किंग का एक लिया स्पॉन्सरशिप, कि भाई पार्किंग में कोई भी एंट्री कर रहा है तो वो हमारा कैनोपी देख रहा है, वाटर स्पॉन्सर देख रहा है। उसके बाद हमने कैफेटेरिया जो होता है, कैफेटेरिया पूरा स्पॉन्सर कर दिया, क्योंकि कैफेटेरिया में कोई भी जाएगा तो 15-20 मिनट्स वहाँ पे रहेगा। तो ये वोटर का जो आइडिया था वो एक नया आइडिया था, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि लोग आज हमें ये फ़ोन करते हैं, एक्सपो का जो आता है रिजल्ट उसमें, कि हमने आपका पानी पिया हुआ है। ओके। जो कस्टमर नहीं इंक्वायरी करते तो वो पानी की बोतल से याद रखते, क्योंकि जब कस्टमर घर भी जा रहे थे तब भी वो रास्ते के लिए 2-4 पानी की बोतल साथ में लेके जा रहे थे। तो ऐसा एक यूनिक आइडिया आया था कि जो बहुत चीप कॉस्ट में बहुत ही हमें अच्छा मार्केटिंग मिला। ओके, आपने अभी यूएसपी की बात की, मार्केटिंग में जो यूएसपी आप यूज़ कर ही रहे हो अभी भी। टीम कैप की क्या यूएसपी है? डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों टीम कैप को ही चूज़ करें? ओके, देखो, एक हो यूएसपी होती है प्रोडक्ट की, एक होती है कंपनी की। तो कंपनी की यूएसपी मैं बताता हूँ जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बेनिफिशियल क्या है। आज समझो कि डिस्ट्रीब्यूटर जितने भी इंडिया में हैं, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस वॉर में लगे हुए हैं। यानी आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर का इंक्वायरी आएगा तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहता है, सर प्राइस लिस्ट। किसी को कैटलॉग, प्रोडक्ट की क्वालिटी ये समझने में इंटरेस्ट है नहीं, या तो वो उनके पास टाइम नहीं है। तो हमारी यूएसपी क्या है कि हम डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर्स को नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्यों? कि आज 400-500 प्रोडक्ट हमारे पास पोर्टफोलियो में है, हर एक का नॉलेज लेना डिस्ट्रीब्यूटर के लिए इम्पॉसिबल है। और बाकी सब मैन्युफैक्चरर रेट बताते हैं, लेकिन जो उसमें वीक पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, वो शेयर नहीं करते। तो हमारा यूएसपी ये है कि हम उनको टेक्निकली भी गाइड करते हैं। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कि उनके पास अगर एक नेटवर्क है छोटा, तो उसको वो नेटवर्क को यूज़ करके हम कैसे मार्केट ग्रो करना है, वो ग्रो करने का हम उनको गारंटी देते हैं। और थर्ड सबसे बड़ी यूएसपी हमारी ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर को हम ये चैलेंज के साथ बताते हैं कि भाई लॉस हो तो हम बेयर करेंगे। अगर आप टीम कैप का काम स्टार्ट करते हो, उसमें कोई भी आपको लॉस हो तो हम बेयर करेंगे, प्रॉफिट हो तो आपका है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को हम एज ए फैमिली समझ के उनको ग्रो करने में बहुत हेल्प करते हैं। और जो मार्केटिंग का तरीका है वो कोई प्राइस बेस पे नहीं है, वो क्वालिटी का पूरा डिटेल में नॉलेज देके वो करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छी सर्विस देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटर को जो चाहिए, मैंने आपको जैसे बताया कि साइकोलॉजिकल मार्केटिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए उससे भी हम ज़्यादा दे रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ जुड़ते हैं। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर को आप कौन कौन सी सर्विसेज देते हो, अगर आप बता सके तो? जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को हम बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। हमारा एवरी मंथ, यानी आप समझ लो कि ईयरली मिनिमम 100 ऑफर्स रहता है। 100 ऑफर्स में अलग अलग गिफ्ट्स रहते हैं, जैसे ट्रॉली बैग है, वॉच है, सिल्वर कॉइन है, ऐसे हम बहुत सारे गिफ्ट देते हैं, तो उनको ईयरली मिलते रहता है। दूसरा कि ईयर में मिनिमम 2 टूर्स रहती है, एक टूर रहती है इंटरनेशनल टूर और एक रहती है नेशनल टूर। तो जो छोटे लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको हम लोग नेशनल टूर देते हैं, और जो बड़े लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको ईयरली एवरी ईयर एक इंटरनेशनल ट्रिप प्रोवाइड करते हैं, वो भी प्रीमियम रेंज की टूर होती है। तो डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ हमेशा कनेक्टेड रहता है, प्लस 4-5 दिन वो छुट्टी रख के हम सब साथ में जाते हैं।
तो वहाँ पे क्या होता है कि घूमने के साथ साथ बिजनेस डिस्कशंस भी होते हैं, क्योंकि पर्सनली 500 डिस्ट्रीब्यूटर को आप मिल नहीं सकते, लेकिन अगर आप 5 दिन कहीं गए हो तो वहाँ पे 1 बाय 1 आप डिस्कशन सबके साथ कर सकते हो पर्सनली। बिल्कुल। तो उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या चाहिए, वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं, और हमें अगर उनका आइडिया पसंद आता है तो हम वो इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं। टीम कैप इतनी बड़ी ब्रांड है, आपने टीम कैप का नाम टीम कैप ही क्यों रखा? एक्चुअली ब्रांड के पीछे भी एक वो छुपा है कि मैं ब्रांड एक फाइंड कर रहा था कि ट्रेडमार्क क्या करवाए, क्योंकि मैं हमेशा ऑलवेज ये सोचता हूँ कि कोई भी कंपनी चालू करो या काम चालू करो, लीगली पूरा फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होना चाहिए। तो मैंने काम चालू करने से पहले सोचा कि सबसे पहले ट्रेडमार्क करवाते, बाद में आगे काम बढ़ाएंगे। अब ट्रेडमार्क के लिए मैं लगभग 10 दिन लगा रहा, कोई ना कोई ट्रेडमार्क पसंद आया तो वो एम्प्टी ना हो, कभी ट्रेडमार्क एम्प्टी हो तो वेबसाइट खाली ना हो। हाँ। तो ऐसा बहुत टाइम चलता रहा, 8-10 दिन में कन्फ्यूज़न में यानी परेशान हो गया। बाद में सोचा कि कोई भी कंपनी बनती है तो पूरी टीम से बनती है, यानी इसमें एक लेबर का भी हाथ होता है, एक ओनर का भी हाथ होता है, एक कस्टमर का भी हाथ होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का भी। तो पूरी टीम जब होगी तभी कुछ सक्सेसफुल बनेगा। तो मैंने सोचा टीम के ऊपर से कुछ चूज़ किया जाए। अब टीम के ऊपर से भी बहुत सारा सर्च कर रहा था तो पैक आ रहा था। अब कैप का मतलब है कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर मेरी फर्स्ट प्रोडक्ट है। यस। तो मैंने फिर टीम कैप सर्च किया तो उसमें मुझे ट्रेडमार्क भी मिल रहा था, वेबसाइट भी मिल रही थी, फेसबुक पेज, इंस्टा पे जो भी चाहिए था वो सारा मिल रहा था। तो मैंने तुरंत फिर टीम कैप फाइनलाइज कर दिया। ओके। टीम कैप अभी तक आपको क्या क्या चैलेंजेस आए हैं टीम कैप को बिल्ड करने में? चैलेंजेस तो बिजनेस में ना आए तो मज़ा नहीं आता। ये तो कहने है। का मतलब कि एक टाइम के बाद, जैसे 20 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा था कि हम लोग अर्निंग के लिए बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आज क्या होता है, आज की डेट में हम लोग एक का किक मिलती है जो बोलते हैं एंजॉयमेंट के लिए, कि अगर काम में एंजॉयमेंट ना हो तो काम करने का मज़ा नहीं है। तो चैलेंजेस आए तभी काम करने का मज़ा है, और मेरा नेचर पहले से ऐसा है कि कोई चैलेंज बिना का काम है जो सब कर पा रहे हैं वो काम करने का मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चैलेंजेस में बताऊँ तो जैसे कंपनी जब मैंने स्टार्ट किया तो कंपनी, मैं कच्छ में रहता हूँ, अब कच्छ से कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ऑल इंडिया अवेलेबल नहीं था। तो अहमदाबाद सोचा कि चलो अहमदाबाद में वेयर हाउस बनाते हैं, अहमदाबाद में स्पेस ढूंढना, स्टाफ प्रॉपर सेट करना, ये सब बहुत सारी चैलेंजेस थी, डिज़ाइनिंग करना, और 3 मंथ्स में पूरा कंपनी रजिस्टर करवा से लेके प्रोडक्ट बिलिंग स्टार्ट करना, 400-500 प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, ये बहुत टफ था। तो ये चैलेंजेस हमें कंपनी स्टार्ट करने पहले फेस की। उसके बाद जब अभी भी कस्टमर के सामने तो हमें चैलेंजेस डेली आती है। जैसे मैं आपको पहले बोला कि पूरा प्राइस पे चलता है मार्केट, तो कोई भी कस्टमर ये बोलता है कि सर आपका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, आपका प्राइस ये है, क्यों कि वो क्वालिटी समझ नहीं पाते। तो लोगों को जो मार्केट में नॉलेज की कमी है, वो नॉलेज देने में हमें बहुत टाइम देना पड़ता है। कि कोई भी कस्टमर हमारे पास आए तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स हम उसको जब पूरा क्वालिटी का डिटेल देते हैं तब वो कन्विंस होते हैं कि ये रेट्स जो है आपके वो कम है। 3-4 आवर्स के बाद कस्टमर ये बोलता है कि आपके रेट्स कम है। आप अपने स्टाफ को कैसे मैनेज करते हो? हमारे पास एक लिमिटेड स्टाफ है, अभी छोटा कंपनी है, तो हमारा जो भी स्टाफ है उनको फ्रीडम है पूरा। यानी आज तक 18 मंथ्स में हमने कोई भी स्टाफ का एक दिन का भी सैलरी कट नहीं किया है। कि स्टाफ अगर 4 दिन छुट्टी ले जेन्युइन तो हम उनको जाने देते, खाली एक है कि भाई आप 2-4 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करिए। तो पूरा स्टाफ फैमिली की तरह, हमारा स्टाफ ऐसा भी कि जब दिवाली पे लोड ज़्यादा रहता है तो वो 15 दिन तक सुबह 4 बजे तक काम करता है और फिर से 10 बजे आ जाता है। और 2-3 दिन ऐसे भी है जिसमें स्टाफ हमारे वेयर हाउस पे भी सोया हुआ है। तो हमारा स्टाफ पूरा हमारी फैमिली जैसा है, वो हमें सब बात शेयर कर सकता है। और मेरा एक स्टाफ से एक ही कहना होता है कि आप कुछ भी करो, आप मोबाइल में गेम खेलो, आप फ़ोन पे बात करो, लेकिन जब काम का टाइम है उतना फोकस काम में करो, मुझे परफेक्शन से मीनिंग है। बाकी आप बाकी टाइम में क्या करो मुझे मीनिंग नहीं है। तो स्टाफ भी खुश है, और मेरा स्टाफ ऐसा है कि मैं बोलूँ कि भाई आपको और कहीं ज़्यादा मिल रहा है तो भी कंपनी छोड़ के जाने को तैयार नहीं होता है। टीम कैप का फाइनल गोल क्या है आपके हिसाब से? टीम कैप पे एक्चुअली जब स्टार्ट किया तब ये सोच के चालू किया था कि बिजनेस तो किया लेकिन एक ब्रांड डेवलप नहीं हुआ। क्यों कि कैपेसिटर जो प्रोडक्ट थी वो एंड यूज़र प्रोडक्ट नहीं है। तो सोचा कि अभी एंड यूज़र प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, जैसे हमने एलईडीज लॉन्च किया, एमसीबीज है हमारे पास, केबल है, आप घर बनाते हो, ऑफिस बनाते हो, उसमें जो भी प्रोडक्ट लगता है मैक्सिमम अभी 60-70% प्रोडक्ट हमारे पोर्टफोलियो में है। तो टीम कैप जब चालू किया तब ये गोल था कि 100% जो भी इलेक्ट्रिकल में प्रोडक्ट हो वो अच्छी ब्रांड में मिले, अच्छी क्वालिटी में मिले, और एक ही ब्रांड में हम कस्टमर को प्रोवाइड कर पाए। प्लस कंपनी का ये गोल है कि कंपनी को अभी नेक्स्ट 3 इयर्स एक अलग ही लेवल तक ले जाना है, 100 करोड़ रेवेन्यू पहुंचना है, और 3 साल के बाद हमें आईपीओ का प्लान कर रहे हैं कि 3 साल के बाद आईपीओ निकले, वो हमारा एक फाइनल गोल है। ओके। आपने अपने कंपनी के ब्रांडिंग के लिए गुलशन ग्रोवर को ही क्यों चुना? एक्चुअली जब कंपनी स्टार्ट करने का सोचा तब मैंने सोचा कि भाई
कुछ अलग करेंगे तो ही मार्केट में हम लोग स्टैंड कर पाएंगे। बिकॉज आज हमारी जो प्रोडक्ट है उसमें मिनिमम 500+ कंपनीज खाली गुजरात में है। ऑल इंडिया लेवल पे आप देखने जाओगे तो 10,000+ कंपनीज है। अब उसमें से अलग होना है तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि ब्रांड एम्बेसडर बहुत ही कम कंपनीज में, यानी 10 से 15 कंपनीज ऐसी है जिनके पास एक ब्रांड एम्बेसडर है। तो मैंने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने दिया, उससे पहले मैंने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर था उनको फाइनलाइज करके उनका शूट भी फाइनल कर दिया था। और गुलशन ग्रोवर को चूज़ करने के 2 रीज़न थे। एक तो देखो, नया कंपनी चालू कर रहे हैं, जब नया कुछ आप स्टार्ट करते हो तो एक लिमिटेड रिस्क ले सकते हो। तो वो जो बजट था वो हमारे पॉकेट के बराबर था। अब पॉकेट से बाहर जाता बजट तो हम कर नहीं पाते। दूसरा, गुलशन ग्रोवर चूज़ करने का मेन रीज़न ये था कि हमारे जो भी यूज़र है, कस्टमर्स है, वो 30+ ईयर्स के हैं। क्योंकि कोई छोटा बच्चा लाइटिंग या केबल लेने नहीं जाएगा। तो जो भी यूज़र है वो 30 to 60 ईयर्स के हैं। तो वो सब पहचानते हैं गुलशन ग्रोवर को। वो एक ऐसा पर्सनैलिटी है कि जिसको ऑल इंडिया में सारे पहचानते हैं। तो हमारी वो 2 प्लस पॉइंट थे कि भाई हमारे बजट में भी हो रहा था काम, और एक जो हमारी कस्टमर बेस है वो 100% कवर हो रहे थे। ओके, लोगों को क्या ध्यान में रखना चाहिए जब वो किसी लाइटिंग प्रोडक्ट की खरीदी कर रहा है? देखो, लाइटिंग प्रोडक्ट में क्या होता है कि एंड यूज़र है, उसको नॉलेज नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि आज 90% शॉपकीपर को भी नॉलेज नहीं दिया जाता। तो वो भी आधी प्रोडक्ट का उनको भी आइडिया नहीं होता। उनको प्राइस आइडिया है, गारंटी आइडिया है कि भाई इतने साल की गारंटी है, ये प्राइस है। अब इसमें डिटेल में टेक्निकली जाए तो बहुत कुछ है कि एंड यूज़र तो पहुंच ही नहीं सकता। तो एंड यूज़र क्या करता है, अपनी सेफ्टी के लिए वो एक बड़ी ब्रांड होती है, उसको पता है कि जो ऐड आती है टीवी में वो एक बड़ी ब्रांड है, तो वो क्वालिटी मेंटेन करेगी तभी ब्रांड होगी। तो बड़ी ब्रांड का थोड़ा महंगा तो महंगा, लेकिन बड़ी ब्रांड का चूज़ करके यूज़ करेगा। अब हमने क्या किया है कि हमारी जो क्वालिटी है वो हमने रखी तो सेम बड़ी ब्रांड की तरह, यानी हम लोग ऑन पेपर भी प्रूफ दे सकते हैं ये कि भाई सेम क्वालिटी है। और हमने जो प्राइस रखे हैं वो बहुत ही लोअर रखे हुए हैं। इन शॉर्ट आप समझो कि आपने कोई लोकल कंपनी का लिया, उसके कंपेयर में आपको प्राइस मिलेगा, प्लस क्वालिटी आपको बहुत बड़ी ब्रांड की मिलेगी। तो एंड यूज़र शायद कभी भी ये डिफाइन नहीं कर पाएगा कि मुझे क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी है। हम अगर शॉपकीपर को गाइड करेंगे तो नो डाउट कि शॉपकीपर एंड यूज़र को गाइड कर पाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और क्या प्रॉपर कॉस्ट में मिलेगा। तो हम वहीं ट्राई कर रहे हैं कि हर एक शॉपकीपर को गाइड किया जाए, टेक्नोलॉजी का उनको नॉलेज दिया जाए तो वो कस्टमर को भी गाइड कर पाए। ओके, अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को आप तक पहुंचना है, आपको कनेक्ट करना है, तो वो कैसे करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर हमें इजीली कनेक्ट कर सकता है। अगर आप गूगल पे टिमकेप इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड लिखेंगे तो हमारा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सारा अवेलेबल है। वो खाली व्हाट्सएप पे एक मैसेज करते हैं तो हमारी टीम उनको कनेक्ट करती है और पूरा डिटेल देती है। और बाद में जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे पर्सनली मैं एक बार मिलता हूँ बिजनेस स्टार्ट होने से पहले। मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर मेरे ऐसे हैं कि जो पेमेंट भी बोले मैं पेमेंट भेज देता हूँ, मटेरियल भेज दो, हम वैसे स्टार्ट नहीं करते। हम पर्सनली एक बार सबसे मिलते हैं, बराबर। 3 to 4 आवर्स का मीटिंग करते हैं, उसमें हमारा विज़न बताते हैं, उनका विज़न जानते हैं। जब दोनों का विज़न मैच होता है तभी काम करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर हमसे जुड़े तो वो लाइफ टाइम जुड़े रहें। अगर समझ लो कि हमारा विज़न और उनका विज़न मैच ही नहीं हो रहा है तो लाइफ टाइम हमसे जुड़ नहीं सकते हैं। तो हमारे ये कि डिस्ट्रीब्यूटर में भी हम बहुत चूज़ी हैं कि उनका विज़न अगर हमारे साथ जुड़ रहा हो तो जुड़ो, और जिस दिन जुड़ गए उसके बाद कभी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमसे अलग नहीं होता। जो यंग जनरेशन है उनको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे? देखो, मैं तो इतना बड़ा कुछ नहीं कि किसी को एडवाइस दे पाऊँ, लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस मेरी एडवाइस ये है कि आप जिस भी एक पैशन होता है, खाली बिजनेस लोग क्यों चूज़ करते हैं। आप अगर कहीं भी जाओगे, आप कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, आप 100 स्टूडेंट को पूछोगे कि आपको जॉब करनी है कि बिजनेस, तो लोगों को लगता है कि भाई बिजनेस करना है। आपको 90% से ऊपर यही रिप्लाई मिलेगा, बिजनेस करना है। क्योंकि आजकल क्या है, सबके ड्रीम्स बड़े हैं, सबको पता है भाई बिजनेस में कुछ बड़ा पैसा मिलेगा, बड़ा दिखेगा, एक का प्रीमियम लाइफस्टाइल होगी, तो बाहर से दिखने में बहुत इजी है। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। उसका रीज़न है कि उसने रिजल्ट तो देख लिया कि क्या मिलेगा, लेकिन उसके लिए जो काम करना पड़ेगा वो कहीं नहीं दिखाया जाता। वो पीछे पर्दे के पीछे होता है कि कितना स्ट्रगल होता है। तो यंग जनरेशन हो या कोई भी हो, उसको एक है कि पहले तो आपका पैशन जो चीज़ में होगा वो चीज़ में आप कभी थकोगे नहीं, उसके लिए आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे। तो सक्सेस है उसके पीछे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ छुपे होते हैं कि ज़ीरो से स्टार्ट करना, उसके बाद बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करो, तब जाके आपको सक्सेस मिलती है। तो पैशन अगर आप फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिक आप सक्सेसफुल होने ही वाले हो। तो मैं ये बताता हूँ कि भाई जो पैशन है आपका वहीं काम करो, चाहे पैसे का मत सोचो, पैसा आपको फॉलो करेगा एक दिन। अगर मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मैं आपके पास आती हूँ
तो मुझे आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि टीम कैप और आपका प्रोडक्ट क्या है? समझिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपने हमसे इंक्वायरी किया कि भाई मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। तो हम पहले तो आपको प्राइस लिस्ट देते ही नहीं हैं। पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे हमारी कंपनी और प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है, यूएसपी। जैसे मैं आपको बोला कि भाई मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, कि आज हमारा जो गोल है वो ये है कि हम बेस्ट क्वालिटी अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड कर पाएँ। तो सबसे पहले हमने क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है। तो क्वालिटी के लिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे सर्टिफिकेशन होते हैं। जैसे मैं आपको बोला कि एक सर्टिफिकेट है BIS करके, जो लाइटिंग में यूज़ होता है। बाकी सर्टिफिकेशन होता है ISI। तो हमें डिस्ट्रीब्यूटर को ये अभी भी एक्सप्लेन करना पड़ रहा है बहुत सारे कि BIS है क्या। लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उनको डिटेल में आइडिया है नहीं कि BIS क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, वो कब मिलता है। तो BIS का मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट को BIS मिलता है। दूसरी बात कि हम उनको BIS और सब डिटेल में समझा के गवर्नमेंट के पोर्टल पे जाके उनको दिखाते हैं, क्योंकि डुप्लीकेट BIS भी मार्केट में बहुत चलते हैं कि कोई भी ऐसे प्रिंट कर देता है BIS ISI। तो हम पोर्टल पे जाके उनको दिखाते हैं और उनको पूरा प्रूव करते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडिया की टॉप 10 ब्रांड्स हैं उनके जो वेंडर्स हैं और हमारे वेंडर्स हैं मैक्सिमम सेम है। क्योंकि हम खाली कैपेसिटर बनाते हैं, बाकी तो हमारी प्रोडक्ट्स बहुत सारे वेंडर बनाते हैं। जो वेंडर्स हमारी प्रोडक्ट बनाते हैं वो इंडिया की टॉप 10 ब्रांड के लिए भी बनाते हैं। तो उनको क्या ट्रस्ट बिल्ट होता है, क्योंकि आज कोई भी मार्केटिंग का आदमी होगा, नॉर्मली दूसरी कंपनी होगी तो वो क्या बोलेगा, सर हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है। हाँ, ऑफ कोई कोर्स। अपनी प्रोडक्ट को बुरा नहीं बोलेगा, राइट। बिल्कुल। तो हम ये नहीं बोलते हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है, हम दिखाते हैं प्रूफ के साथ कि भाई अगर 10 टॉप 10 ब्रांड इंडिया की बेस्ट है तो हमारी ब्रांड सेम फैक्ट्री में बनती है, तो उसका मतलब हमारी ब्रांड भी बेस्ट है। अगर टॉप 10 ब्रांड में आपको कोई कंप्लेन है तो समझ लो हमारी ब्रांड भी बेस्ट नहीं है। तो कहने का मतलब कि क्वालिटी में हम प्रूफ देते हैं कि जो इंडिया की बड़ी बड़ी ब्रांड्स है वो सेम क्वालिटी हमारी है। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है और कॉन्फिडेंस लेवल आता है। क्योंकि अगर समझ लो डिस्ट्रीब्यूटर को हमने मटेरियल दिया, उसको ही क्वालिटी पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे शॉपकीपर को बेच ही नहीं पाएगा, या बिल्कुल। तो शॉपकीपर को कॉन्फिडेंस नहीं है तो आगे वो कस्टमर को नहीं दे पाएगा। जैसे समझ लो कि आज क्या होता है कि इंडिया में मैक्सिमम बिजनेस जो चलता है वो एक रेफरेंस बेस पे चलता है कि इलेक्ट्रिकल का सामान लेना है, कोई पहचान वाला या किसी ने रेफरेंस दिया, तो जो कस्टमर एंड यूज़र है वो क्या बोलता है, आपके हिसाब से अच्छा वायर हो, आपके हिसाब से अच्छी लाइट हो, वो दे दो। अब शॉपकीपर को जब आपकी प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस ही नहीं है ना, तो वो आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। वो कि कोई बड़ी ब्रांड देगा, क्यों कि उसको ये लगेगा कि अगर गलती से मैंने टीम के या दूसरी कोई ब्रांड दी और कुछ कंप्लेन आया तो ये अगर आपने उसको प्रूव कर दिया होगा तो उसको फुल कॉन्फिडेंस होगा कि भाई टीम के मैं दूंगा तो मेरे कस्टमर का क्वालिटी भी मिलेगा और उसका पैसा भी बचेगा। तो हम पहले तो ये नॉलेज देते हैं क्वालिटी का विथ प्रूफ्स कि भाई हमारी प्रोडक्ट जो बड़ी प्रोडक्ट है, बड़ी कंपनीज है, उनके लेवल की है। दूसरा हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट में उनको एक सेटिस्फेक्शन आ गया कि सर्टिफिकेशन दिखा दिया, क्वालिटी दिखा दिया। अब दूसरी बात है सर्विस की गारंटी। क्या होता है कि आज अगर कोई ऑर्डर देता है और 10 दिन बाद या 20 दिन बाद मटेरियल डिस्पैच होता है तो कोई कस्टमर आज की डेट में वेट नहीं करता। आज सबको इंस्टेंट चाहिए। जोमेटो खाना भी लोगों को जब इंस्टेंट चाहिए तो कहना का मतलब कि इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी इंस्टेंट चाहिए। तो हम उनको ये दिखाते हैं पूरा हमारा वेयर हाउस कि हमारे पास जो 450 प्रोडक्ट्स है उनके सारे SKUs 45 डेज फ्यूचर में वो रेडी होते हैं। यानी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, वो पूरा AI बेस्ड है। वो प्रेडिक्ट करता है पास्ट जो 6 महीने का सेल होता है, 6 मंथ्स का, उससे प्रेडिक्ट करता है कि नेक्स्ट 45 डेज में कितनी क्वांटिटी सेल होगी। और वो 45 डेज की क्वांटिटी हमारे पास जब स्टॉक में रहे तब हम आगे का भी फ्यूचर परचेस ऑर्डर दे देते हैं। तो क्या होता है कि कभी भी आइटम शॉर्ट होने का प्रॉब्लम नहीं होता। तो दूसरा, वो जो वेयर हाउस देखता है, जब ये सिस्टम देखता है तब उसको पता लगता है कि हाँ मैं अगर आज ऑर्डर देता हूँ तो आज ही मेरा मटेरियल डिस्पैच होने वाला है। तो उससे एक सर्विस का भी गारंटी मिलता है कि मैं आगे ऑर्डर लूँगा तो मैं टाइमली सप्लाई कर पाऊँगा। तीसरी चीज़ क्या होती है कि आज समझ लो कि मैंने डिस्ट्रीब्यूटर आप आए, आपको तो समझा दिया, अब आप हर एक को ये सब कहाँ प्रूव करने जाओगे, बिल्कुल। क्योंकि एंड यूज़र होगा, उसको आप BIS ISI से मतलब नहीं है। तो उसके लिए हमने ब्रांड एम्बेसडर रखा। उसका रीज़न क्या है कि आप समझ लो कि आपने 4 कंपनी का मटेरियल उनको दिखाया कस्टमर को। अब कस्टमर क्या बोलेगा कि मुझे यार अच्छी क्वालिटी का चाहिए। अब मेरी जो प्रोडक्ट है उस पर कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, चाहे क्वालिटी कितनी भी अच्छी है, तो एंड यूज़र कन्विंस नहीं होगा कि अच्छी क्वालिटी है। अगर एक ब्रांड एम्बेसडर है तो उसको पता है कि ये 10-15 इंडिया में कंपनी से उसमें से एक कंपनी है, तो वो इजीली ब्रांड एम्बेसडर है तो ट्रस्ट कर पाएगा एंड यूज़र भी। इसीलिए हमने तीसरा सपोर्ट दिया ब्रांड एम्बेसडर का। तो कहने का मतलब कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हो तो आपको मैंने क्वालिटी का प्रूफ दे दिया, ब्रांड एम्बेसडर का सपोर्ट दे दिया और सर्विस का प्रूफ दे दिया। अब बाकी बात दो चीज़ की रहती है कि भाई आप अगर मार्केटिंग सपोर्ट क्या करोगे। तो मार्केटिंग में हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को कन्विंस किया, बाद में
उनके जो कस्टमर रिटेलर्स उनका एक मीट करते, इवेंट करते, रिटेलर्स मीट बोलते हैं जिनको, कि उनके एरिया में से बहुत सारे जो रिटेलर्स होते हैं उनको एक जगह पे होटल में बुलाते हैं। वहाँ पे मैं पर्सनली जाता हूँ, 2 से 3 घंटे का इवेंट रहता है। उनको पूरा क्वालिटी BIS ये सब मैं उनको रिटेलर्स को भी समझाता हूँ, और वहाँ पे हम लोग लॉस करके उनको एक अच्छा सा ऑफर देते हैं, ट्रायल ऑफर, कि भाई आप ट्राई करो एक बार प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट में हम समझ लो लिटरली लॉस करते हैं, अपनी जेब से पैसा डालते हैं ट्रायल करने के लिए, लेकिन वो एक बार ट्राई करते हैं तो उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ये भी सपोर्ट मिलता है कि भाई कंपनी मार्केटिंग में पूरा सपोर्ट करेगी, प्लस रिटेलर्स के लिए भी अलग अलग ऑफर्स चलती रहती है। तो ऑफर से क्या होता है कि रिटेलर भी एक उसको कुछ मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट से वो काम करने में इंटरेस्टेड रहता है और कंटिन्यू वो काम चालू रखता है। अब चौथी चीज़ ये आएगी कि आपकी प्रोडक्ट बेस्ट है, ब्रांड एम्बेसडर भी लगा दिया आपने, रेट भी बढ़िया है। अब ये कि पैकेजिंग अगर बढ़िया नहीं रही तो भी प्रोडक्ट बिकती नहीं आज की डेट में, क्योंकि पैकेजिंग का भी बहुत, तो हमने पैकेजिंग में भी बहुत सारा सर्वे किया कि भाई कौन सी पैकेजिंग करेंगे। तो हमने 2-3 ऐसा यूनिक पैकेजिंग भी स्टार्ट किया जो इंडिया में आज की डेट में कोई कंपनी यूज़ नहीं करती। यानी शायद ऐसा है कि आप अगर दूर से देखो, नाम ना पढ़ो, तो बॉक्स के ऊपर से आपको लगेगा कि शायद ये तो भाई कोई वॉच का बॉक्स है या कोई फटाके का बॉक्स है, लेकिन अंदर लाइट निकलेगी। बराबर। तो हमने उस पैकेजिंग में भी बहुत सारा इनोवेशन किया हुआ है। और लास्ट रहता है प्राइस। तो डिस्ट्रीब्यूटर को बाद में हम जो प्राइस लिस्ट देते हैं, ये सब दिखाने के बाद, तो हमारी जो कंपैरिजन होती है वो एक स्टैंडर्ड कंपनी से होती है, उसके बाद वो मैच करेगा तो हमारा प्राइस मिनिमम 35 to 40% का गैप आता है। तो वही चीज़ कस्टमर को हम 40% चीपर में दे सकते हैं। अब ये सब साइकोलॉजी है कस्टमर की, कि भाई कस्टमर को क्या चाहिए। हमने क्वालिटी प्रूफ दे दी है, सर्विस के प्रूफ दे दिए, ब्रांड एम्बेसडर दे दिया, मार्केटिंग का सपोर्ट का प्रूफ दे दिया, और हम ऑफर्स चलाते रहते हैं। इतना सब देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर हमारे साथ काम करने को 100% रेडी होता ही है। ओके, आपने अभी इवेंट्स की बात की कि होते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं इसमें हमारे इवेंट्स टीम के 3 टाइप है। हमारा पूरा एक चेन बना होता है कि कंपनी होती है, कंपनी के नीचे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसके नीचे रिटेलर्स होते हैं, और उसके नीचे इलेक्ट्रिशियन होते हैं, कि जो फाइनली यूज़ करते हैं हमारी प्रोडक्ट को। तो क्या होता है कि फर्स्ट जब स्टार्ट होता है, तब एक डिस्ट्रीब्यूटर जब काम चालू करता है तो उसके नीचे रिटेलर्स की एक मीट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब समझ लो कि रिटेलर आएंगे, मिनिमम 100 रिटेलर्स आएंगे। अब 100 में से 6 मंथ्स में जो 8-10 रिटेलर ने अच्छा काम किया होगा, उनके अंडर में हम लोग इलेक्ट्रिशियन मीट करते, तो वो अपने इलेक्ट्रिशियंस को इनवाइट करते हैं। कभी 50 इलेक्ट्रिशियन होते हैं, कभी 100 होते हैं, कभी 600 भी होते हैं। यानी हम लोगों ने 600-700 इलेक्ट्रिशियन की भी मीट की हुई है। तो उनको इनवाइट करके इलेक्ट्रिशियन को भी ये क्वालिटी और पूरा समझाते हैं। तो क्या होता है कि आज डिस्ट्रीब्यूटर को भी कॉन्फिडेंस आ गया, बाद में नेक्स्ट स्टेप है रिटेलर्स का, उनको कॉन्फिडेंस दिलवाना है, और उससे लास्ट स्टेप है इलेक्ट्रिशियन का, उनको कॉन्फिडेंस। अगर इनको कॉन्फिडेंस आ गया तो समझ लो कि आपका प्रोडक्ट फिर कहीं नहीं रुकेगा। तो ये सारी इवेंट्स कंटिन्यू चलती रहती है। उसके बाद जैसे ये समझो कि कहीं पे हम जाते हैं, जैसे मैं आपको बोला कि इंडिया की कोई टूर है, तो हम मैक्सिमम टूर में लेके जाते हैं, वो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर को या रिटेलर को लेके जाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि जैसे रेफरेंस से किसी को आना भी है कि भाई इनको भी काम करना है, तो हम उनको भी वैसे ही इनवाइट कर लेते हैं कि भाई आप भी आओ। तो आज की डेट में हमारा गोल टीम कैप में प्रॉफिट नहीं है। ओके। प्रॉफिटेबिलिटी हमारा गोल अभी है ही नहीं, हमारा गोल है ग्रोथ। तो आज की डेट में मेरा ये है कि जितना भी हमारा प्रॉफिट होता है वो उसमें मैं प्लस करके एक्सपेंस करता हूँ ब्रांडिंग पे। तो आज की डेट में अगर आप डेटा चेक करोगे तो लॉस दिखेगा बैलेंस शीट में, लेकिन वो एक्चुअल में लॉस नहीं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। जब प्रॉफिटेबिलिटी पे जाना होगा तब एक ग्रोथ के बाद हम लोग उस पर फोकस करेंगे। लेकिन आज की डेट में हम अगर ये सब एक्सपेंस नहीं करते हैं ब्रांडिंग पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे, डीलर्स पे, तो हम इतना फास्ट ग्रोथ कभी कर नहीं पाते। तो जो अवार्ड मिला उसमें हमारी कंपटीशन में 2-4 कंपनीज थी जिनका प्रॉफिट हमसे बहुत अच्छा था, लेकिन अवार्ड हमें खाली मिला है हमारे एक ब्रांड एम्बेसडर के लिए, और हमारे जो ब्रांडिंग का पूरा पोर्टफोलियो था कि हमने इवेंट में कुछ अलग किया है, एग्जीबिशन में, एक्सपो में कुछ अलग किया है, इतनी सारी इवेंट की है। हम लोग लास्ट दिसंबर में हमने कजाकिस्तान, रशिया का पार्ट था, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को लेके गए थे। उसके बाद फरवरी में एक इंटरनेशनल टूर थी, एक बार हमने ऋषिकेश जो अपना हरिद्वार के पास है वहाँ पे डीलर मीट किए हुए। ये सब पोर्टफोलियो की वजह से ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ, तो अवार्ड वो ब्रांडिंग पे मिला कि फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी हमारी नहीं थी इतनी। तो हमारा अभी भी ये गोल है कि जितना भी कंपनी नेट प्रॉफिट करेगी उससे ज़्यादा कंपनी एक्सपेंस करेगी ब्रांडिंग पे, वो इन्वेस्ट करेगी ब्रांडिंग पे। ओके, टीम कैप के एक्सपांशन के बारे में आपने क्या सोचा है? प्रोडक्ट्स कौन कौन सी लॉन्च होने वाली है आगे? हाँ, अभी देखिए कि हमारे पास लाइटिंग में मैक्सिमम 80% प्रोडक्ट्स अवेलेबल है।
अभी जो 20% प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं उन पे वर्किंग चल रहा है, क्योंकि ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च नहीं कर सकते। आपको बहुत सारा डेली कुछ नया इनोवेशन आता है, डेली कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज होता है। तो मैं पर्सनली टेक्निकल फील्ड से हूँ, एक एक प्रोडक्ट को पर्सनली मैं चेक करता हूँ, डेवलप करता हूँ। मुझे जब सेटिस्फेक्शन मिले, कहने का मतलब कि आज की डेट में टीम कैप में जितनी भी प्रोडक्ट है वो मैं अपने घर पे लगा सकता हूँ। जब मुझे ऐसा लगे कि मैं यूज़ कर सकता हूँ पर्सनली अपने घर पे, तभी वो मैं लॉन्च करता हूँ और मार्केट में डालता हूँ। तो अभी जो बाकी की 20-30% प्रोडक्ट है उस पर पूरा सर्वे चल रहा है। विद इन 6 मंथ्स लाइटिंग का पोर्टफोलियो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। नो डाउट कि डेली कुछ नया आते रहता है, तो वो कंप्लीट करना नियर टू इम्पॉसिबल, यस। लेकिन मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि लाइटिंग में पूरा रेंज हमारे पास हो। वैसे केबल है तो अभी केबल में हमारे पास पूरा रेंज है। जैसे जो फार्मिंग में यूज़ होता है सबमर्सिबल केबल बोलते हैं, फिर अपना हाउस वायर है, ये पूरा रेंज हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरह एमसीबी रेंज है, तो एमसीबी में भी हमारे पास एमसीबी, आइसोलेटर, ये पूरा रेंज अवेलेबल है। और कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर में भी हमारे पास 70+ रेंज है जो पूरा इन स्टॉक अवेलेबल रहता है। ओके। तो ये अभी हम कर रहे हैं ऑलरेडी। अभी जो एक्सपांशन की बात है तो थोड़ी बहुत प्रोडक्ट ऐसी है कि जिस पे अभी काम चल रहा है। जैसे हम एक्सेसरीज चालू करने का प्लान कर रहे हैं, विद इन 3-4 मंथ्स वो चालू हो जाएगा। तो जैसे स्विच जो घर में आती है, प्लेट लगती है, उसके अंदर वो कंसील बॉक्स लगता है, ये सब आइटम पे काम चल रहा है। लेकिन मे बी नेक्स्ट दिवाली हम 100% प्रोडक्ट कवर करके 100% चालू कर चुके होंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी नेटवर्क है। जो डिस्ट्रीब्यूटर हमारा एलईडी लाइटिंग सेल कर रहा है, वही डिस्ट्रीब्यूटर हमारा एक्सेसरीज भी सेल करेगा। तो खाली अगर हम इतना प्रोडक्ट लॉन्च भी कर देंगे तो हमारा टर्नओवर डबल तो गारंटेड है कि सही हो है। जाएगा। तो हमारा जो फ्यूचर विजन है वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी जो नियर फ्यूचर विजन है कि हमें 100 करोड़ रेवेन्यू पे विद इन 3 ईयर्स पहुंचना है। टीम कैप में प्रोडक्ट बनता है तब से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तक का प्रोसेस पूरा समझाइए। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जितने भी वेंडर्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि सारे वेंडर्स बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं, तो उनके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। तो हमारा क्या रहता है कि एक वेंडर के साथ टाइप रहता है कि जब हम परचेस ऑर्डर देते हैं उनको, उसके 40 to 45 डेज में हमें वो डिलीवरी देते हैं। तो हम प्री प्लान करके पूरा उनको एक ऑर्डर प्रोवाइड कर देते हैं, और हमारे पास मिनिमम 45 डेज का स्टॉक रहता है। तो हमारे पास कभी भी शॉर्टेज नहीं होता। आप समझ लीजिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर बने हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पूरा हमने एक बहुत ही स्मूथ सिस्टम बनाया हुआ है कि डिस्ट्रीब्यूटर साल भर में हमें एक भी कॉल नहीं करेगा तो भी काम चलता रहेगा। लाइक एक जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर बने, आपकी फर्म के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी कंपनी में से मैं रहूँगा कि मेरी नज़र में सब रहे कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर को क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। डिस्पैच के जो हेड है हमारे, वो भी रहेंगे, हमारे क्वालिटी के हेड है वो भी रहेंगे, हमारे जो अकाउंट के हेड्स हैं वो भी रहेंगे, और अकाउंट की टीम है वो पूरी रहेगी। तो कहने का मतलब समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटर को जब कुछ ऑर्डर देना होता है उसको फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। कैटलॉग में और प्राइस लिस्ट में पूरे कोड दिए हैं, वो खाली कोड लिखेगा, बाजू में क्वांटिटी लिखेगा और सिंपल फ़ोटो क्लिक करके भेज देगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसका पूरा 15 से 20 मिनट में परफॉर्मा इनवॉइस रेडी करके वहीं ग्रुप में आएगा। अकाउंट की टीम पूरा परफॉर्मा रेडी करके डाल देगी, साथ में अकाउंट नंबर डालेगी। जैसे ही आपने पेमेंट किया, आपको पेमेंट का कंफर्मेशन डालना है ग्रुप में। उसके बाद आपको विद इन 1 आवर मैक्सिमम टाइम, हमने हर एक प्रोसेस का एक टाइम लिमिट भी डिसाइड किया है कि विद इन 1 आवर आपको जो आपका इनवॉइस होगा वो बन के फिर से ग्रुप में आ जाएगा। और मैक्सिमम 24 आवर्स में आपका जब मटेरियल डिस्पैच सेम डे होगा, प्लस 24 आवर्स में आपको डिस्पैच का जो डिटेल्स होगा कि भाई कौन सी ट्रांसपोर्ट में हमने भेजा है, क्या भेजा है, वो भी ग्रुप में आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपने ऑर्डर किया, पेमेंट किया, बिल आया, मटेरियल गया, वो कोई प्रोसेस में कोई भी आपको हेडेक नहीं है, ना कोई आपको टाइम देना है। आपको खाली ऑर्डर क्लिक करके डाल देना है पेमेंट करने के लिए विद इन, यानी आपका काम है 2 मिनट का। तो डिस्ट्रीब्यूटर को ज़्यादा टाइम देना नहीं है। दूसरा कि हमारी सिस्टम स्मूथ चलती है, उसका रीज़न ये है कि हर एक डिपार्टमेंट का एक टाइम फिक्स है कि भाई अगर ये काम है आपका डिस्पैच का तो इतने आवर्स में ये काम होना चाहिए। तो हम कोई भी ऑर्डर बिफोर लंच आता है तो उसका हम ट्राई करते हैं 99.99% ऑर्डर सेम डे डिस्पैच हो जाए। और मैक्सिमम टाइम तो ऐसा भी होता है कि शाम को 6 बजे तक अगर ऑर्डर आया हुआ है तो हमने 8 बजे तक उसको डिस्पैच कर दिया है। तो एक सर्विस हम ये प्रोवाइड कर पाते हैं। तो क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को हेडेक नहीं रहता, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए स्मूथ प्रोसेस है, एक अच्छा एक्सपीरियंस है काम करने का। Yes. दूसरा क्या होता है कि जब आप दूसरी कंपनी के साथ काम करते हो तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो खाली एक सेल्समैन को पहचानता है, जो सेल्समैन उसके पास जाता है ऑर्डर लेने के लिए। तो आज समझ लो कि डिस्ट्रीब्यूटर को कोई इश्यू आया, चाहे वो क्वालिटी में आया, कोई ट्रांसपोर्ट में, तो वो एक सेल्समैन पे पूरा डिपेंडेंट है। अगर वो सेल्समैन ने फ़ोन नहीं उठाया तो डिस्ट्रीब्यूटर परेशान हो जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी डायरेक्ट अपनी बात कंपनी तक पहुंचाने में पॉसिबल ही नहीं कि वो पहुंचा पाए।
तो हमारी कंपनी में इजी क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई भी बात कंपनी तक पहुंचानी है तो व्हाट्सएप ग्रुप में सारे डिपार्टमेंट, अगर क्वालिटी का कोई उसको इश्यू है, वो खाली एक मैसेज करेगा तो क्वालिटी हेड का उसको फ़ोन जाएगा। अगर डिस्पैच में पैकिंग में कोई इश्यू है तो एक मैसेज करेगा तो डिस्पैच से उसको कॉल जाएगा। और उसको अगर ब्रांडिंग करना है कुछ या कुछ मार्केटिंग रिलेटेड बात करनी, वो मैसेज करेगा। तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग मैं पर्सनल देखता हूँ, तो मैं जब भी टाइम मिलेगा विद इन 24 आवर्स उनसे एक बार बात करके पूरा उनसे समझूंगा कि उनको क्या सपोर्ट चाहिए। तो कहने का मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटर भी एक कंपनी का जैसे हिस्सा है, एक फैमिली मेंबर, उसको ऐसा फील होगा क्योंकि उसको किसी को अलग एक ही आदमी पर डिपेंड नहीं है, किसी को कोई चीज़ के लिए पकड़ने नहीं जा रहा, खाली एक मैसेज करो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे कंपनी का हर एक डिपार्टमेंट से डायरेक्ट टच में रहता है। आपने जैसे बताया आपके पास मार्केटिंग की कोई टीम नहीं है, तो आपने कैसे बिल्टअप किया इतना मार्केटिंग अच्छे से करके? एक्चुअली मार्केटिंग की कोई टीम नहीं है, उसका एक रीज़न भी है क्योंकि मैं खुद मार्केटिंग देखता हूँ। और मेरा एक पहले से ही रहा है कि कोई भी काम करो तो 100% करो या तो वो काम मत करो। तो अगर मैं टीम में किसी मेंबर को रखता भी हूँ तो वो मेरा जो स्टाइल है मार्केटिंग का वो एडप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट में एक पहले से ही सिस्टम चल रहा है कि मार्केटिंग का आपने एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया, मार्केटिंग मैनेजर अपॉइंट किए, वो रिटेलर्स के पास जाएंगे, उनके पास ऑर्डर्स लेंगे। लेकिन अगर आप मैक्सिमम कंपनी के जो मार्केटिंग की टीम है उनको अगर टेक्निकली कुछ क्वेश्चन करोगे तो उनको पता नहीं है। उनका काम क्या है कि जाके ऑर्डर दो, पेमेंट दो, यही है। तो मैं एक जो मार्केटिंग है वो एक डिफरेंट स्टाइल से करता हूँ कि मैं टेक्निकल नॉलेज इसीलिए देता हूँ कि मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को सारा नॉलेज है, जो मार्केटिंग टीम पे एक्सपेंस होता है वो बेनिफिट मैं आगे फॉरवर्ड करता हूँ डिस्ट्रीब्यूटर को और शॉपकीपर को। तो मेरा जो मार्केटिंग टीम है वो शॉपकीपर भी मेरा मार्केटिंग टीम है, वो डिस्ट्रीब्यूटर भी मेरा मार्केटिंग टीम है, क्योंकि उसको क्वालिटी में भरोसा आ गया है, उसको ट्रस्ट आ गया है क्वालिटी में, उसको प्राइस अच्छा मिल रहा है, उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो वो क्या करेगा कि भाई मेरी कंपनी की मार्केटिंग वो खुद करेगा, क्योंकि वो मेरी टीम बन के काम कर रहा है, वो मेरी कंपनी का एक हिस्सा बन के काम कर रहा है। तो वहीं अगर मैं मार्केटिंग टीम में अगर स्पेंड करूंगा तो एंड ऑफ द डे वो सारा एक्सपेंसेस लगेगा एंड यूज़र पे। वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी महंगा जाएगा, रिटेलर को भी कॉस्टली जाएगा और एंड यूज़र भी वो पे करेगा। इसीलिए मैंने ये सारा कॉस्ट कटिंग करके मार्केटिंग का पूरा एक अलग सिस्टम डिज़ाइन किया है कि मैं अकेला मार्केटिंग करता हूँ और मैं डिस्ट्रीब्यूटर को 1 महीना तक जब स्टार्ट करे पूरा फॉलोअप करके पूरा उसको गाइड कर देता हूँ, पूरा सेट हो जाता है। उसके बाद मार्केटिंग का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होता। क्यों कि डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स, इलेक्ट्रिशियन, ये सबको क्वालिटी पता है, ये सबको पता है कि रेट कम है, तो खुद हमारी मार्केटिंग करते हैं। तो हमारे कस्टमर ही हमारी मार्केटिंग करते हैं। ओके, आप कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स के सामने कैसे स्टैंड करते हो, क्या स्ट्रेटेजी बनाते हो उनके सामने? हाँ, कंपटीशन तो जैसे बहुत है, हर एक फील्ड में आज कंपटीशन है। इलेक्ट्रिकल में आप कोई भी फील्ड लेने जाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और हमारे फील्ड में तो बहुत जायंट ब्रांड बैठी हुई है जो बहुत पुरानी बैठी हुई है। लेकिन क्या होता है कि आपके पास कुछ अगर प्लस है तभी आप एंट्री कर पाओगे। जैसे आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे कि एक बिजनेस चल रहा है 50 ईयर्स से और एक बिजनेस आया 5 साल में, लेकिन 5 साल वाला जो बिजनेस है वो 50 ईयर्स वाले बिजनेस से आगे बढ़ गया है। तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न होता है। तो आपको वो रीज़न फाइंड करना पड़ता है कि मैं क्या ऐसा रीज़न दूँ कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट एक्सेप्ट करे। तो हम लोग कंपटीटर हमारे पास बहुत सारे हैं सामने, लेकिन हमारे पास 2-3 प्लस पॉइंट है जो कंपटीटर के पास नहीं है। जैसे आज मैक्सिमम कंपनीज क्या होता है कि एक होता है ना कि भाई कंपनी या बिजनेस, कि बिजनेस का मोटो क्या है, तो मैक्सिमम कंपनीज का मोटो है प्रॉफिट्स, कि भाई प्रॉफिट अर्न करना है। अगर प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे तो भाई बिजनेस नहीं है, उनके हिसाब से ये है। तो मैक्सिमम कंपनीज भागती है प्रॉफिट के पीछे, बिल्कुल। जबकि हमारा मोटो ब्रांडिंग। तो हम क्या करते हैं कि हमें प्रॉफिट से मतलब है नहीं ज़्यादा, तो हम वो कस्टमर को अच्छी प्राइस पे, अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी दे पाते हैं। तो ये एक हमारा एडवांटेज है कि हम जो अच्छी कंपनीज जो रेट पे सेल कर रही है उससे जैसे 30-40% मैंने आपको बताया कम प्राइस में सेल कर पाते, क्योंकि हमारे पास ना मार्केटिंग टीम का एक्सपेंस है ना और कोई एक्सपेंसेस है हमारे, तो हम वो कर पाते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि जो बाकी सब जितने भी बिजनेस है उनका एक पूरा सिस्टम है कि डिसीजन पावर बहुत लिमिटेड लोगों के हाथ में है। कि कोई भी डिसीजन लेना हो तो उसके लिए मीटिंग्स होगी, बाद में डिसीजन होगा। और हमारी कंपनी में कैसा है कि जो डिपार्टमेंट हेड है उसे पूरा वो डिपार्टमेंट का पावर दिया गया है कि वो किसी को भी पूछे भी ना विद इन अ मिनट वो डिसीजन ले सकता है। तो एक प्रोसेस जो होती है कि कोई कंपनी में अगर एक प्रोडक्ट डेवलप करनी है उसमें अगर 1 साल लगता है, तो हमारी कंपनी में एक प्रोडक्ट डेवलप करने में ओनली 3 मंथ्स लगते हैं। तो हम वो फास्ट कर सकते हैं। तो हम जो टैलेंट है, अब मुझे जैसे मैं मार्केटिंग करता हूँ, मैं टेक्निकल
मेरा स्टडी है तो मैं टेक्निकल पर्सन हूँ, प्लस मैं मार्केटिंग करता हूँ बहुत सारा। तो मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि जैसे अकाउंट्स है तो अकाउंट्स में मैं ज़ीरो हूँ, ओके। तो अगर मैं डिसीजन लूँगा तो गलत होने वाला है। जबकि बिल्कुल। मेरे जो टीम के लीड है, जो टीम मेरी अकाउंट्स की है, उसके हेड है, वो अगर डिसीजन लेते हैं तो वो मेरे से अच्छा ले पाते। तो मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ कि जिस फील्ड में जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो डिसीजन उसके हाथ में छोड़ देता हूँ, तो वो बेटर डिसीजन लेके फास्ट काम कर सकते हैं। तो हमारा एक कम्पिटिटिव जो एडवांटेज जैसे दूसरा ये है। तीसरा एडवांटेज क्या है कि हमारे पास समझ लो कि बड़ी कंपनीज ने ऑलरेडी बहुत सारा स्पेंड करके एक ब्रांड बनाई है। एक ब्रांड बनाने के बाद उनको वो अर्निंग करना ही है, क्योंकि उनके पीछे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनके पीछे शेयर होल्डर्स है, तो सबको उनको अर्न करके देना है। जबकि आज हमारी कंपनी में क्या है, कोई इन्वेस्टर नहीं है, कोई शेयर होल्डर्स नहीं है, तो हमारे ऊपर कोई लायबिलिटीज़ नहीं है। बिल्कुल। तो जब उन्होंने स्पेंड कर दिया तब वो आज उनके पास लायबिलिटीज़ है, हमारे पास लायबिलिटीज़ ज़ीरो है। तो अब हम स्पेंड कर रहे हैं, नो डाउट विद इन आफ्टर 5 years हमें भी थोड़ा मार्जिन रखना पड़ेगा, लेकिन मार्जिन का दूसरा भी एक है कि क्वांटिटी। जैसे एक होता है ना कि आज हम 100 पीस सेल कर रहे हैं, उसमें 100 रुपीज़ मार्जिन रख रहे हैं, और एक होता है कि हम 1 लाख पीस सेल कर रहे हैं और 1 रुपीज़ मार्जिन रख रहे हैं। तो 1 लाख पीस वाला ओवरऑल परसेंटेज वाइज कम मार्जिन होगा, लेकिन ओवरऑल मार्जिन उसका ज़्यादा होगा। तो ये सीखने जैसे चाइना से, कि चाइना बिजनेस में इंडिया को बीट नहीं करने दे रहा। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऐसी है जिसमें चाइना का कोई ऑप्शन नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो उसका रीज़न ओनली वन रीज़न है कि चाइना जो प्रोडक्शन करता है वो इतने बल्क लेवल पे करता है, मार्जिन बहुत कम रखता है, लेकिन उसका लेवल इतना बल्क है कि वो मार्जिन भी अर्न कर पाता है और उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको भी कोई टच नहीं कर पाता। तो इस सबसे कुछ ना कुछ सीख के कि आपको प्लस लेना ही पड़ेगा उनसे। यस। और जैसे चौथी बात आपको मैं बताता हूँ कि मुझे लोग बोलते हैं कि ये आप डिसीजन लेते हो, आप सोचे बिना डिसीजन लेते हो। तो क्या होता है कि एक फास्ट डिसीजन बहुत ज़रूरी है। तो मैं कभी कभी ऐसा डिसीजन लेता हूँ जिसमें मुझे पता है कि 100% लॉस है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि भाई नहीं लेना चाहिए, तो मैं वो लॉस का भी डिसीजन ले सकता हूँ। क्योंकि मैं लॉस कर रहा हूँ तो कोई ना कोई तो प्रॉफिट कर रहा है, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर कर रहा है, चाहे रिटेलर कर रहा है, तो उनके लिए मैं लॉस कर रहा हूँ, तो वो मेरी कंपनी की पार्ट है, कल वही मुझे अर्न करके देंगे। तो एक होता है ना कि एक बोलते हैं हिम्मत। तो लॉस खाने की अगर आप में वो जिगर नहीं है या हिम्मत नहीं है तो आप बड़ा बिजनेस कभी क्रिएट नहीं कर सकते हैं। आप 50 साल से भी, यानी आप मार्केट में भी चेक करेंगे अभी तो बहुत सारे शॉप्स है या कंपनीज है कि मैं जब स्कूल में था तब जब मैं जिससे मैं चॉकलेट लेता था वो आज भी चॉकलेट सेल कर रहा है, क्योंकि उसने ग्रोथ का नहीं सोचा है। Yes. वो खाली बस एक प्रॉफिट चल रहा है, उनका घर चल रहा है, ठीक है, 50 साल में वही है। और बहुत ऐसे बिजनेस भी है जो 2 साल में बहुत ग्रो करते हैं। तो उसका पीछे बहुत सारे जो रीज़न है उसमें से एक रीज़न ये है कि अगर आपको बहुत आगे बढ़ना है तो आपको वही लेवल का एक रिस्क लेना पड़ेगा। अगर बड़ा रिस्क है तब भी बड़े रिवॉर्ड्स है, बड़े रिस्क के बिना बड़े रिवॉर्ड्स नहीं है। बिल्कुल। आप रिटेलर्स को क्या एडवाइस करोगे? जैसे रिटेलर्स हैं तो मैं उनको रिटेलर्स मीट में यही समझाता हूँ कि आप कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल करो तो क्या होता है कि आज हमें कोई नहीं जानता, कंपनीज के ओनर को या कंपनीज को कोई नहीं जानता। वो कोई भी कस्टमर एंड यूज़र आपके पास आता है तो आपके ट्रस्ट पे आता है, उनको भरोसा आप पे रहता है। अगर आपने उनको अगर थोड़े ज़्यादा मार्जिन के लिए कोई गलत चीज़ दी तो वो आपका नाम खराब वहाँ पे हो रहा है और वो कस्टमर आपसे रिपीट नहीं होगा। तो अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आप ऐसी प्रोडक्ट सेल करो कि जो कस्टमर को एंड यूज़र को बेनिफिट भी हो, उसको क्वालिटी भी अच्छी मिले। तो उसके लिए आप नॉलेज लो कि आप प्राइस पूछ रहे हो, उससे पहले आप ये पूछो कि भाई क्वालिटी क्या है। खाली गारंटी एक अलग चीज़ है, क्योंकि देखो 1 साल की गारंटी कोई भी प्रोडक्ट में तो हो सकता है कि एक प्रोडक्ट के 2 साल में ख़राब हो जाएगी और एक प्रोडक्ट के 5 साल में ख़राब होगी, तो वो दोनों में भी डिफरेंस है। तो जब तक आप टेक्निकल डिटेल में नहीं जाओगे तब तक आप डिसीजन नहीं ले पाओगे कि क्या बेचना है। तो दूसरी जो कंपटीटर है हमारे, वो कोई ये काम नहीं करता, क्यों कि सेल्स में इनको नॉलेज ही नहीं टेक्निकल, वो जो सेल्स पर्सन है उनको नॉलेज नहीं है। तो हम ये काम करते हैं कि हम रिटेलर को एक एक प्रोडक्ट में गाइड करते हैं कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये प्लस पॉइंट है, तो वो एंड यूज़र को अच्छा प्रोडक्ट भी दे पाता है और अच्छी क्वालिटी भी दे पाता है। तो रिटेलर को हम बोलते हैं पैसे के प्रॉफिट के पीछे मत देखो कितना % मिल रहा है, आप ये देखो कि अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट अच्छे प्राइस में दोगे तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल आपका बिजनेस ग्रो होगा, क्योंकि रेफरेंसेस भी मिलते हैं। जैसे आज समझ लीजिए कि आप कहीं से आपने एक, आपको समझ लो कि कुछ लेना है, कपड़े लेने हैं, क्लॉथ लेने हैं, आप कोई शॉप में गए, अगर वहाँ पे आपको एक कपड़े आपने 2000 रुपीज़ में बाय किया, अब आपको बाहर आने के बाद पता लगा कि यार ये तो बाजू में 1800 में मिल रहा था, अब क्या होगा।
आप वो शॉप पे कभी एंट्री नहीं करोगे। बिल्कुल। और जो रिटेल शॉप्स हैं उनके पास एक लिमिटेड एरिया का मार्केट है, इन शॉर्ट 5-10 किलोमीटर का मार्केट है, क्योंकि आज कोई 100 किलोमीटर से रिटेलर के पास बल्ब लेने नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके पास एक लिमिटेड कस्टमर है, बेस है, जो 5-10 किलोमीटर में फैला है। अगर वो कस्टमर का ट्रस्ट खो दिया धीरे धीरे, तो उनका बिजनेस बढ़ने की जगह डाउन होगा। और वहीं समझ लीजिए कि आपने कहीं से क्लोथ लिए, आपके पास प्रॉपर रेट लिए गए, आपके पास प्रॉपर क्वालिटी दी गई, आपको सर्विस दी गई, तो आप दूसरे को भी रिकमेंड करोगे कि भाई ये शॉप में जाना, ये बढ़िया फिक्स रेट है, क्योंकि आपके साथ जहाँ पे चीटिंग नहीं हो रहा है। जैसे अभी एक और एग्जांपल देता हूँ कि 2 शॉप है, एक शॉप पे आप गए, वो आपको बोला कि भाई ये आपका जीन्स है और 2000 रुपीज़ का है। फिर वो नेगोशिएट होता है, जो इंडिया में मैक्सिमम जगह होता है। आप बोलोगे नहीं नहीं 1000 में मुझे चाहिए, और अगर समझ लीजिए कि उसने तुरंत हाँ बोल दिया कि हाँ ले जाओ, तो आपको तुरंत क्या फीलिंग आएगी? आपको ये नहीं लगेगा कि मैंने 1000 में मेरे को बेनिफिट होगा, आपको ये फीलिंग आएगी कि मैं 1000 गलत बोल दिया। अगर मैं 800 बोलती तो भी मुझे वो 800 में मिल जाता, तो आपको ये चीटिंग की फीलिंग आएगी कि भाई आपने 1000 तो आपने बोला, लेकिन फिर भी उसने तुरंत बोला ले जाओ, तो आपको तुरंत फीलिंग नेगेटिव आएगी, चीटिंग की फीलिंग आएगी। और वहीं एक फिक्स रेट की शॉप है कि जहाँ पे आपको बोले कि भाई 1050 रुपया है, और आपके पास 50 रुपया भी कम नहीं किया, नो डाउट कि टेम्परेरी आपको बुरा लगेगा कि यार 50 रुपया भी आप छोड़ नहीं रहे, लेकिन आप एक सेटिस्फेक्शन से वो शॉप के बाहर जाओगे और आप परमानेंट प्रीफर वहीं शॉप करोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे चीटिंग होने का कोई चांसेस नहीं है। तो रिटेलर के लिए सबसे बड़ा ये कि कस्टमर का ट्रस्ट जीतना आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आपका काम बढ़ पाएगा। दूसरी बात कि जब तक आप क्वालिटी नहीं समझोगे, खाली प्राइस वॉर में लगे रहोगे, तो 10 साल या 20 साल या 50 साल, कितना भी साल हार्ड वर्क कर लो, आप ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि हार्ड वर्क से खाली ग्रो नहीं कर पाता कोई भी। तो सबसे बड़ा एडवाइस है कि फोकस करो कि आप अपने कस्टमर को एक सेटिस्फेक्शन दे पाओ, अच्छे क्वालिटी दे पाओ, अच्छा प्राइस दे पाओ, तो आपका बिजनेस 100% ग्रो करेगा। आपको लगता है आपने इस पूरे पॉडकास्ट में आप अपनी पूरी जर्नी बता दी, प्रोडक्ट सेल कैसे करते हैं सब बता दिया, तो आपके इस स्ट्रेटजी को कोई कॉपी कर सकेगा? मैं तो अभी भी बता सकता हूँ, अगर कोई मेरे से मांगे कस्टमर कि भाई मेरे वेंडर्स क्या है, तो मैं उनका नंबर भी उनको दे सकता हूँ, मेरे कस्टमर का नंबर भी मेरे कंप्यूटर को मैं दे सकता हूँ कि भाई ये मेरे कस्टमर है, मैं इनको देता हूँ, ये बिल है। आप समझो, मार्केट पूरा ओपन है, जिसको करना है उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, वो कर लेगा। जिसको नहीं करना है, आप सब कुछ दे दो, वो नहीं कर पाएगा। Yes. तो कॉपी करना इतना आसान होता तो मैं आज 25 करोड़ की कंपनी नहीं खोलता, मैं रिलायंस खोल के बैठा होता। सही है। मैं करोड़ की 25 क्यों खोलता भाई, 25,000 करोड़ की कंपनी की कॉपी करता, लेकिन कॉपी करना इतना आसान होता तो सब आज बड़ी बड़ी कंपनीज ओपन करके बैठते होते, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारी क्वालिटी चाहिए, और हर एक आदमी में जो क्वालिटी होती है उसके हिसाब से उसका बिजनेस ग्रो करता है। अब मेरे से भी जो बहुत सारी अच्छी क्वालिटी है जिनमें, वो आज बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखो सबसे पहले बोला रिस्क। तो पहले तो बिजनेस में जब 100 आदमी, जब लोग स्टडी करते हैं, कॉलेज में होते हैं लड़के बच्चे, तब ये सोचते हैं कि मैं बिजनेस करूंगा, लेकिन जब बाहर आते प्रैक्टिकल लाइफ में, तब उनको पता लगता है कि बिजनेस के लिए पैसा चाहिए। और मैक्सिमम को आप 5 साल बाद मिलोगे कि यार तू बिजनेस क्यों नहीं किया, तुम जॉब क्यों कर रहे हो, तेरा तो ड्रीम था कि मैं बिजनेस करूंगा, तो एक ही आंसर मिलेगा कि यार फंड नहीं था। बिल्कुल। तो फंड अरेंज करना, वो रिस्क लेना, बहुत लोग ऐसे भी है जो घर बेच के भी फंड अरेंज करके बिजनेस कर रहे हैं, और बहुत लोग के पास घर है लेकिन सोचता है कि नहीं वो तो नहीं बेचना, और कोई फंड दे दे तो मैं बिजनेस करूंगा। तो रिस्क लेना अपने पैसे का इजी नहीं है। तो सबसे बड़ा बात है कि अगर आप कॉपी भी करोगे, तो आपको वो जो जिगर है लॉस करने की, वो भी कॉपी करनी पड़ेगी। Yes. आपको इन्वेस्टमेंट जो किया है रिस्क लेके, वो भी कॉपी करना पड़ेगा। लॉस में कंपनी चल रही है तो आपको वो भी कॉपी करना पड़ेगा। और फिर भी अगर ये सब भी करोगे, उसके बाद भी सक्सेस की गारंटी नहीं है। क्यों? कि जो माइंड के इनर थॉट्स है या विजन है, वो तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो कंपटीटर हो, उसको तो हम सारा, यानी मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सारा ओपन हूँ, कि यहाँ से मैं मटेरियल बनवा रहा हूँ, ये मेरी फैक्ट्री, यहाँ से मशीन आ रही है, ये है, पूरा मैं डेटा दे सकता हूँ किसी को। लेकिन मुझे पता है कि जिसको करना होगा उसको कुछ नहीं दोगे, वो कर लेगा। बहुत सारे हमारे कंपटीटर है कि जो हमसे पुराने हैं इस फील्ड में, यस। ठीक है, आज हमें वो कम्पीट नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न एक ही है कि भाई आप प्रोडक्ट कॉपी कर लोगे, कुछ भी कॉपी कर लोगे, माइंड को या थॉट्स को कहाँ से कॉपी करोगे? सही बात है। तो वो लेवल लाना इम्पॉसिबल है कि आपने जो 20 साल का स्ट्रगल किया है, आपके पास जो नॉलेज है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपकी प्रोडक्ट को कॉपी कर लेगा। तो इतना इजी होता तो आज सब बिजनेसमैन होते हैं। तो वो तो डर के बिजनेस करना कोई मीनिंग ही नहीं है कि आपका कोई कॉपी कर लेगा। हम तो बोलते करो करो, हो सके तो करो। ओके, सो एट द एंड ऑफ पॉडकास्ट मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को फाइनल एडवाइस क्या करोगे?
जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे, उनको भी सेम एडवाइस है कि कोई भी काम करो प्रॉफिट मिलेगा, श्योर है प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन जो अब जैसे रिटेलर्स हैं उनके पास भी एक लिमिटेड एरिया है, सेम डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी एक लिमिटेड एरिया है बिल्कुल। कि शॉपकीपर को गाइड करना है, उनको सर्विस देनी है, क्योंकि जो शॉपकीपर्स है वो डिपेंडेंट है डिस्ट्रीब्यूटर पे। डिस्ट्रीब्यूटर ने सर्विस नहीं दिया तो भी वो परेशान है। तो डिस्ट्रीब्यूटर को अगर ग्रो करना है तो एक ही है कि भाई आप अपने कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी नीड क्या है, उनको कैसी सर्विस चाहिए, उनको क्या चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए, वो पहले स्टडी करो। उसके बाद उनको आप सर्विस दो। अगर वो सेटिस्फाइड है तो आपके कंपटीटर के पास वो भी नहीं जाएगा। जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, आज दूसरी 10 कंपनी कंपटीटर ट्राई करते हैं डेली, कहीं नहीं जाता, क्योंकि उनको जो चाहिए वो हमसे मिल रहा है, तो क्यों दूसरी कंपनी के पास जाएगा। तो कहने का मतलब चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे डीलर हो, चाहे मैन्युफैक्चरर हो, एक ही बात पे फोकस करना है कि भाई प्रॉफिट का सोच के काम मत करो। मार्केट में क्या डिमांड है उसको अगर आप फुलफिल कर दोगे तो प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट है। जो बिजनेस प्रॉफिट का सोच के करेगा वो कभी ग्रो नहीं कर पाएगा। जो बिजनेस एक पैशन से करेगा और वो खाली मार्केट के लिए कुछ करेगा तो प्रॉफिट उसका बाय प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा। जैसे आप समझ लो कि आप एक गाय पालते हो, तो गाय आप क्या सोच के पालते हो, दूध के लिए पालते हो ना। Yes. आप ये नहीं सोचते कि मैं उसका वो अपना क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक वो बना दूंगी, घी बना दूंगी, ये बना दूंगी। आपका मेन रीजन क्या है, भाई मुझे दूध चाहिए। तो जो घी आता है, मक्खन आता है, या कुछ भी उसमें से बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी आती है, वो बाय प्रोडक्ट्स है। यस। वैसे ही एक चीज़ का फोकस करो, दूध क्या है, तो दूध ये है कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करो। बाकी सब जो आता है, घी आएगा, पनीर आएगा, वो तो बाय प्रोडक्ट आना ही आना है। यस। ओके, सो हम यहाँ पे एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। आपको इस पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था और बहुत ही कंफर्टेबल लगा। और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने पूरी इलेक्ट्रिकल की दुनिया आज मतलब एक्सपीरियंस की, ऐसा लग रहा है मुझे। बिजनेस को पूरा समझा ऐसा लग रहा है। थैंक यू सो मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला Okay, ma'am. नीरज Thank सर। you. थैंक यू।